हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से ही है, उस किताब से विश्व का भूगोल अध्याय 15 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से अध्याय 14 तक हमने सभी अध्यायों को कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? ऑप्शन है sao पालो, संतोष, रियो डी जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। विश्व का कॉफी पोर्ट सेंटोस को कहा जाता है या कहलाता है। ठीक, इसके अलावा क्या क्या ध्यान रखिएगा? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, पहले तो ध्यान रखना है कि ब्राज़ील में स्थित है ये सेंटोस। इसे विश्व का कहवा पोर्ट कहा जाता है या बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, और ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसका उत्पत्ति हुआ है इथोपिया में। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है तो sao पालो को कहा जाता है। ये भी ब्राज़ील में ही स्थित है। तो विश्व का कहवा पात्र sao पालो कहा जाता है, कहवा बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी उत्पत्ति इथोपिया में हुआ है और इसका प्रयोग होता है किस चीज़ का? बीज का प्रयोग होता है। ठीक है, कहवा का जो बीज होता है ना, उसका प्रयोग किया जाता है कॉफ़ी के रूप में। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला दे रखा है, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि दोनों शामिल हैं। बी ऑप्शन है, भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो बात करें हमें पहला कथन के बारे में, दे रखा है आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि दोनों शामिल है। ये कथन गलत है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल होता है, ना कि मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि मतलब होता है जहाँ पर फसल के उत्पादन के साथ साथ हम लोग पशुचारण भी करते हैं, पालन भी करते हैं। ठीक है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आदिम निर्वाह कृषि में वो नहीं आता। ध्यान रखिएगा, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। दूसरा से यहाँ पे दे रखा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। ये कथन सही है। हम लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती के नाम से जानते हैं, या झूम खेती कहा जाता है स्थानीय तौर पर स्थानांतरित कृषि को। ठीक, तो बी सही है, ए गलत है यहाँ पर। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है? बताना है, विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है, कहाँ स्थित है? चीन में, फिलीपींस में, जापान में या फिर भारत में? सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। ठीक है, ध्यान रखना है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। ठीक है, विश्व का चावल जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। और याद होगा आपको, यहीं पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। विश्व का चावल जीन बैंक कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है फिलीपींस में ही, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में की गई थी। कब? 1960 में। यहाँ पे जानते हैं आप लोग, एक फैक्ट है कि आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का चावल जीन बैंक कहाँ है? फिलीपींस में है। और यहाँ पे लगभग 1.25 लाख, कितना? 1.25 लाख से भी अधिक, 1.25 लाख से भी अधिक आप देखेंगे कि यहाँ पर चावल का जो किस्में हैं यहाँ पे संग्रहित करके रखी गई हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखनी है। 1.25 लाख से भी अधिक चावल की किस्में है ना, यहाँ पे स्टोर करके रखी गई हैं फिलीपींस में। ठीक है ना, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ये भी आसान सा सवाल है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह,
क्यूबा, भारत या फिर फिलीपींस। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्यूबा। ठीक है ना। क्यूबा कहाँ पर है? तो ये कैरिबियन सागर में स्थित है और एक ये द्वीपीय देश है और यहाँ की मुख्य फसल गन्ना होने के कारण यहाँ चीनी का व्यापक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर जाना जाता है किसके लिए? संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से या फिर केसर के उत्पादन से। तो याद रखिएगा विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन के नाम से जाना जाता है, अर्थात विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर के उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब सवाल है कि मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो याद रखिएगा मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, और मूंगफली एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, और यह एक प्रमुख तिलहनी फसल भी है। ठीक ना। अच्छा, एक फैक्ट है यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम अगर आप मूंगफली लेते हैं, आप मूंगफली लेते हैं, ठीक है, और इधर आप लेते हैं 1 लीटर दूध, 1 लीटर क्या ले रहे हैं? दूध ले रहे हैं, तो इसमें जो प्रोटीन मिलेगा ना वो बराबर है। अर्थात अगर 100 ग्राम मूंगफली खाते हैं और 1 लीटर दूध पीते हैं तो प्रोटीन की जो मात्रा मिलेगी आपको बराबर मिलेगा। अर्थात 100 ग्राम मूंगफली पर 100 ग्राम मूंगफली में जितना प्रोटीन है उतना 1 लीटर दूध पीने से मिलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखनी है। अर्थात सिंपल सी चीज़ हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम मूंगफली में जितना प्रोटीन मिलता है उतना 1 लीटर दूध में भी उतना ही प्रोटीन मिलता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, सवाल है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? अर्जेंटीना, चीन, मैक्सिको या फिर भारत। सही आंसर है मैक्सिको। ठीक है, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में विश्व का प्रथम उच्च उपज किस्म की बीज विकसित किया था, जिसे विश्व में हरित क्रांति का वाहक माना जाता है। किन्हें? नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है, भारत में कमेंट करके बताइए कि किन्हें किन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी। ठीक है, और कब कब इससे हरित क्रांति के प्रारंभ कब से माना जाता है भारत में, ये तो हम यहाँ पे आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पर है? यहाँ पे है। चलिए सवाल है, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है ये? नेपाल में, उज्बेकिस्तान में, चीन में या फिर बांग्लादेश में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चीन में। ठीक है, विश्व का सबसे सुंदर, गर्म एवं हल्का ऊन माने जाने वाला शहतूत चीन में पैदा होता है, क्योंकि चीरू नामक पशु मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में पाए जाते हैं। ठीक है, चीरू के बालों से तैयार ऊन से शॉल भी बनाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखनी है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सवाल है, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से बताना कि कौन सा सत्य है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि, तो पहले आपको समझना होगा कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं और फिर बात करेंगे कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, दूसरा, इस प्रकार की कृषि में धान, चावल मुख्य फसलें होती हैं। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। सभी कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है आपसे गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो, अर्थात कह सकते हैं कि भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक हो। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, और इसमें ज़्यादातर जो कृषि का फसलें उगाई जाती है ना, ये धान, चावल जो होता है, धान या गेहूँ वगैरह की खेती ज़्यादा की जाती है यहाँ पे। ठीक है, और इस प्रकार की कृषि में पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। एक मोटा मोटी एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि ये खेत है, मान लेते हैं कि कोई 2 भाई हैं,
तो दोनों भाई मिलकर इससे खेती कर रहे हैं, ठीक है, बंटवारा हो गया दोनों में, तो ये खेत आधा हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फिर मान लेते हैं इससे 2 बच्चे हो गए, तो ये फिर दो भाग बट गया होगा। लेकिन जनसंख्या का भार तो बढ़ रहा है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन क्या ये इस ज़मीन बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके की खेती जहाँ पे की जाती है ना, वहाँ पे उसी को कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। और इस तरह के खेतों में ज़्यादातर धान वगैरह का जो खेती होता है वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। किस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, ठीक है। कोई बिजनेस वगैरह व्यापार करने के लिए वाणिज्यिक कृषि नहीं की जाती है, सिर्फ अपना जीवन यापन गुजारने के लिए इस तरह की खेती की जाती है, ठीक है। इस प्रकार कृषि में ज़्यादातर धान का ही फसल किया जाता है, धान का ही मुख्य फसलें होती हैं, ठीक है। अब रीजन में आप सोच सकते हैं क्यों ऐसा होता होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करें, जीविका चलाने के लिए खेती कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ वैसा चीज़ करते वाणिज्यिक फसल लगा दे तब क्या खाएंगे, परिवार को कैसे भरण पोषण करेंगे आप, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो हमारे मुख्य भोजन का जो मुख्य जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे उगाते हैं। तुम्हारा मुख्य जो भोजन का जो है उसमें क्या लेते हैं हम लोग, चावल लेते हैं या फिर गेहूँ लेते हैं। इसके बाद देखेंगे ये जो कृषि है ये कहाँ ज़्यादातर देखने को मिलता है, दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले में। तो देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया में जनसंख्या क्या है, सघन है। तो यहाँ पे इस तरह की कृषि देखेंगे कि क्या है, प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या डिफिनेशन दे रखा है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम की सहायता से खेती करता है। ये भी जरूर इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि गहन निर्वाह कृषि में यहाँ पे क्या होता है, साधारण औजार का प्रयोग किया जाता है और अधिक श्रम की आवश्यकता की सहायता से यहाँ पे लोग खेती करते हैं, ठीक है। जाहिर बात ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं तो भी उस खेती कर लगे हुए काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि कोई जो होता है ना कि आधुनिक जो मशीन वगैरह होता है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा देखिएगा कि इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कृषि कार्य करता है। इस प्रकार कृषि दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है। चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। अब यहाँ पे रोपण कृषि के बारे में पूछा जा रहा है। रोपण कृषि, तो रोपण कृषि के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो रोपण कृषि पहले समझ लेते हैं कि क्या है रोपण कृषि, ठीक है। तो रोपण कृषि ना एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें पेड़ों को कतारों में लगाया जाना शामिल है और ये एक ही फसल इसमें ना बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। एक ही प्रकार की फसल बड़े पैमाने पर लगाई जाती हैं और ये वाणिज्यिक दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। जैसे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, ये सभी रोपण फसल के उदाहरण हैं, ठीक है। और इस प्रकार की जो कृषि होता है ना मुख्य रूप से विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती हैं और बड़े पैमाने पर की जाती हैं। और अब जगह बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी, है ना। और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे आधुनिक जो मशीन होगा उसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये रोपण कृषि का एग्जाम्पल होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। पहला दे रखा है इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होगी। जाहिर सी बात है जब बड़े पैमाने पर कर रहे होंगे तो वहाँ पे बड़े पैमाने पर कर रहे होंगे तो श्रम और पूंजी की आवश्यकता होगी। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भी कथन सही है। वैसे आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा ये विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती हैं। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय दे रखा है, यहाँ भी वैसे इस प्रकार की खेती की जाती हैं, ठीक है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय प्रदेश ज़्यादा उपयुक्त मानते क्योंकि आंसर भी दे रखा है यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सी भी सही दिख रहा है क्योंकि इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, कंपलसरी है। क्यों, सोचिए ज़रा, परिवहन जाल का मतलब क्या, अगर यहाँ पर आप बहुत बड़े पैमाने पर मान लेते हैं कोई फार्म हाउस है, यहाँ पर आप रोपण कृषि करते हैं और यहाँ से दूर कहीं इधर कहीं मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ से बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे आप, तो यहाँ से कोई रास्ता होना चाहिए ना, परिवहन का कोई साधन होना चाहिए ना यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस मार्केट मंडी में पहुँचाने के लिए कोई तो साधन होना चाहिए ना, परिवहन का जाल होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी अनिवार्यता होती ही है, अगर नहीं होगा तो फिर रोपण कृषि करने का कोई मतलब ही नहीं। क्या एरोप्लेन से थोड़ी ना ले जाएंगे, फिर भी तो वो भी तो परिवहन में ही अंतर्गत आता है, वो ज़्यादा कॉस्टली आ जाएगा आपके लिए फिर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, बिल्कुल सही है। इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
अगला सवाल है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? दोनों चीज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। तीसरे को खेती को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं, है ना। कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? पशुपालन कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ जब साथ साथ किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जबकि हमने पहले बता दिया कि रोपण कृषि क्या है ना। स्थानांतरित कृषि क्या है, ये भी हमने बता दिया था। स्लैश एंड बर्न कृषि इसको कहा जाता है। काटो और जलाओ खेती इसे ही कहा जाता है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी भागों में काफ़ी प्रचलित है ये, ठीक है। दहन एवं कर्तन कृषि इसे कहते हैं। गहन निर्वाह कृषि भी हमने पहले बता दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। लेते हैं अब अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है? गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो कई बार हम बता चुके अपने चैप्टर में, जब भी आप उन लोग को सेशन लेते हैं ज्योग्राफी का, तो वहाँ पे बताते हैं, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, गेहूं के वर्धन काल अर्थात बढ़ते समय में मध्यम तापमान एवं वर्षा और फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। चीन विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। अगला सवाल है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? पटसन से, कपास से, रेशम से या फिर रेवान से? क्या आंसर होगा? पटसन। पटसन को ही क्या कहते हैं हम लोग? जूट कहते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा, ठीक है, गोल्डन फाइबर, ठीक है। और पटसन हम लोग जानते हैं कि एक उष्ण कटिबंधीय फसल है ना, जिसे सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, आर्द्र जलवायु चाहिए, है ना। और भारत हम लोग जानते हैं कि प्रथम और बांग्लादेश द्वितीय स्थान रखता है पटसन के उत्पादन करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 14। सवाल है कि विक्रय हेतु या वाणिज्य उपयोग हेतु नकदी फसल की कृषि क्या कहलाती है? पहले बता चुके हैं, क्या कहेंगे इसे? बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी खेती, क्योंकि झूम खेती होना नहीं है, मिश्रित कृषि भी नहीं होगा। जीविका तो खैर अपना जीवन यापन के लिए करे तो कहाँ से इसको नकदी फसल के लिए कृषि करेंगे? तो यह हो जाएगा बागवानी खेती, ठीक है। बागवानी कृषि में नकदी फसल के रूप में खाद्य और औषधीय सामग्री का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। देखिए नकदी फसलों में कौन कौन सा आ जाएगा? फल, सब्जी, फूल, है ना, औषधीय जो हो जाएगा, सुगंधित पौधे हो जाएंगे, मशरूम, रोपण फसलों और मामलों मसालों आदि का शामिल इसमें किया जाता है बागवानी फसलों में। अगला सवाल है कि भेड़ की ऊन को किस प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है? बुनाई, ऊन कटाई, अभिमार्जन या फिर छटाई? सही आंसर है ऊन कटाई। ऊन कटाई प्रक्रिया द्वारा बालों को विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्राप्त किया जाता है, जिनमें भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट, लामा, कस्तूरी बैल प्रमुख है। ऊन के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे पश्मीना ऊन किस पशु से पाया जाता है? पश्मीना बकरी से। मोहेयर ऊन ये अंगोरा बकरी से मिलता है। किविट ऊन कस्तूरी बैल से। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश और अंगोरा बकरी से मिलती हैं। और शहतूत ऊन ये चीरू बकरी से मिलती हैं, जो कि चीन में ज़्यादातर ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। चीन के जो तिब्बत अधिकार क्षेत्र तिब्बत है ना, वहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये भी सही है। बागवानी की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ये भी सही है। और सब्जियों की खेती के लिए ये गलत है कि पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पोमोलॉजी का क्या मतलब है? पोमोलॉजी के अध्ययन से हम लोग फलों का उत्पादन ये करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फलों के उत्पादन से संबंधित है पोमोलॉजी। फलों के उत्पादन से संबंधित है पोमोलॉजी। तो ये हो जाएगा सब्जियों की खेती, ये गलत हो जाएगा, ये सही मैच नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। सत्रह नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में खट्टे फलों की खेती होती है? कई बार बता चुके हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होता है ये सब फल। खट्टे फलों का जो
खेती होता है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है ना। ये कई बार हम बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित कृषि का प्रमुख लक्षण है? अब बताइए, मिश्रित कृषि के बारे में पहले बता चुके हैं, कौन सा दिख रहा है एक लक्षण? तो अब देखिएगा ध्यान से, सी ऑप्शन में कि पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती करना क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। तो इधर सूची 1, इधर सूची 2, इधर फसल और यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे पहला दे रखा है यहाँ पर कहवा। ठीक है, तो याद कीजिए कहवा के लिए क्या आंसर आएगा यहाँ पे? कहवा के लिए आ जाएगा आपका आ जाएगा कहवा के लिए सौ पालो, है ना, जो कि शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ही था शायद था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पर जूट के बारे में। तो ये गंगा डेल्टा का क्षेत्र में, जैसे कि बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल वाला एरिया देख रहे होंगे आप, है ना। इसी बात फिर चावल ये है आंशिक जो मैदान है ना, आंशिक मैदान, ठीक है, जो कि चीन के एरिया में पड़ता है। और ये गेहूँ प्रेरी मैदान तो फेमस है ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे मैच करेंगे तो ए का 3 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो फिर आगे ले लेते हैं, बी का ऑप्शन जा रहा है 4 और 1, बी का ऑप्शन 4 के साथ जा रहा है, तो ये नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर क्या दे रखा है देख लेते हैं। ब्राजील में स्थित साओ पालो का पठार कहवा उत्पादन हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित गंगा नदी का डेल्टा जूट उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र है। चीन की यांगसी नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान चावल में स्थित कृषि हेतु प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रेरी का मैदान गेहूं के उत्पादन में विश्व में ये प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये प्रेरी कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 19 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।